Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, seat R.N. Ruia, Government College, Ramgarh, Shekhawati, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, राइट, कि किस तरह से धातु और लिगेंड के बॉन्डिंग होती है संक्रमण धातु तत्वों के साथ। बच्चों, मैंने फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन आपको बताया था कि हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उप सह संयोजक कंपाउंड्स को बीएससी पार्ट सेकंड में काफ़ी डिटेल में स्टडी की है, और एक थ्योरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, दैट इज वर्नर्स थ्योरी, वर्नर का सिद्धांत। तो मैंने कल उसके बारे में बताया था, और वर्नर के सिद्धांत के बारे में आपने बीएससी पार्ट सेकंड में और 12th क्लास में काफ़ी डिटेल में अध्ययन किया है। वर्नर के सिद्धांत के बाद सिज्विक ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सह संयोजक बॉन्ड को समझाया, जिसके अंदर लिगेंड्स मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और हम इस बॉन्ड को एरो से दिखाते हैं, तीर के निशान से शो करते हैं, राइट। और इस बॉन्ड को हमने नाम दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सह संयोजक बंध, राइट। देखिए बच्चों, कल से मतलब है इससे पास्ट टॉपिक में पार्ट 1 में मैंने 4 सिद्धांतों की बात की थी कि जब हम मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं और उनमें नेचर ऑफ द बॉन्ड की बात करते हैं, नेचर ऑफ द बॉन्ड की बात करते हैं, तो हमने 4 प्रिंसिपल्स को मैंने लिखा था। पहला प्रिंसिपल था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, राइट, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बीएससी पार्ट सेकंड तक आप लोगों ने पढ़ा है। सेकंड इसमें था क्रिस्टल फील्ड का सिद्धांत, राइट, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बच्चों, वी स्टार्ट नाउ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बच्चों देखिए, दिस प्रिंसिपल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज गिवन बाय बेथे एंड वॉन ब्लैक। 2 साइंटिस्ट थे यहां पर, बेथे एंड वॉन ब्लैक, इन्होंने इसको प्रपोज किया, और इस सिद्धांत में सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स में जो बॉन्ड होते हैं वो प्योरली आयोनिक होते हैं। बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी में हमने क्या देखा था? बॉन्ड्स कोऑर्डिनेट होते हैं जिन्हें हम कोवेलेंट नेचर का मानते हैं, राइट। लेकिन यहां पर हम क्या मान रहे हैं? सीएफटी में पूरी तरह से आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। बच्चों, संकुलों में बंध आयन, देखिए यहां पर हम क्या बोलते हैं कि लिगेंड क्लोराइड, ये कोबाल्ट मेटल के साथ, या हम कहें कोबाल्ट थर्ड के साथ संकुल यौगिक बनाता है। तो बच्चों यहां पर क्या होगा? आयन अट्रैक्शन, एंड द सेम वे यहां पर बच्चों देखिए आयन डाइपोल अट्रैक्शन, यहां पर इसके ऊपर बच्चों मेटल, दिस इज कोबाल्ट +3, लेकिन दिस इज द न्यूट्रल लिगेंड, राइट। तो यहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या कह रहे थे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि नाइट्रोजन पर उपस्थित होता है वो इसको डोनेट करता है, जबकि यहां पर क्या कह रहे हैं हम इसके अंदर? आयन डाइपोल, ये आयन के संपर्क में जब ये लिगेंड आता है तो यहां पर एक डाइपोल का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों द्विध्रुव आकर्षण के कारण होते हैं। तो यहां पर सीएफटी में ये बताना चाह रहे हैं कि बच्चों कि यहां पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, ये बॉन्ड्स एक तो आयनिक होते हैं, और यहां पर ये बॉन्ड्स 2 आयंस के बीच में या फिर आयन डाइपोल के बीच में, दिस इज द न्यूट्रल लिगेंड, राइट। तो ये न्यूट्रल लिगेंड जब इस आयन के संपर्क में आता है तो इसके अंदर 2 पोल फॉर्मेशन हो जाते हैं, राइट। यहां पर इस धनावेशित आयन को इस लिगेंड का ऋण सिरा, नेगेटिवली चार्ज पोल की इसकी तरफ होता है। तो बताओ, यदि संकुलों में उपस्थित बंध की प्रकृति, ये बात हुई हमारी सीएफटी की, और एक छोटा सा इसमें डेवलपमेंट मैं आपको बता रहा हूं कि यदि संकुलों में उपस्थित बंध की प्रकृति थोड़ी सी भी सहसंयोजक मान ली जाती है, सी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड,
थ्योरी में पढ़ते हैं उसे हम, राइट, गिवन बाय द सिज्विक। नाउ CFT गिवन बाय द बेथेन बेनलेक, इन्होंने क्या बताया, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इज प्योरली आयनिक, राइट। अब तीसरी बात कि यदि यहां पर जो मेटल लिगेंड में बॉन्ड, मेटल लिगेंड बॉन्ड का जो नेचर है, यदि थोड़ा सा भी यहां पर कोवेलेंट हो जाता है, तो बच्चों ये सिद्धांत, दिस इज कॉल्ड लिगेंड फील्ड थ्योरी, राइट, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड लिगेंड फील्ड थ्योरी। हम लोग इस लिगेंड फील्ड थ्योरी को MSc क्लासेस में पढ़ा करते थे, राइट। तो देखिए किस तरह से हम संकुलों में, कॉम्प्लेक्सेस के अंदर मेटल लिगेंड बॉन्ड को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने BSc पार्ट सेकंड तक एक्सप्लेन किया थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी, राइट। फिर हम अब पढ़ रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यदि मेटल लिगेंड के बीच में कुछ आयनिक कैरेक्टर आते हैं तो यहां पर थ्योरी कन्वर्ट हो जाती है, दिस इज द LFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी कहा जाता है। बच्चों देखिए यहां पर CFT, हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमारा जो सिलेबस है, उसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का इन्वॉल्वमेंट है। तो हम यहां पर मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मुख्य अभिग्रहित कौन क्या है, क्या इसके किस तरह से हम इसको अध्ययन करते हैं। तो बच्चों देखिए यहां पर नंबर 1, लिगेंड को पॉइंट चार्ज के रूप में मानते हैं, राइट। और यदि लिगेंड उदासीन अणु होता है, देखिए बच्चों यहां पर क्या माना है कि आयन आयन अभिक्रिया, और यदि आयन और कोई न्यूट्रल लिगेंड है तो हमने क्या माना है कि इसके अंदर द्विध्रुव डाइपोल फॉर्मेशन होते हैं। चूंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो यहां पर लिगेंड का ऋण सिरा इसकी तरफ होगा, क्लियर। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या माना है, लिगेंड को पॉइंट चार्ज के फॉर्म में माना है, और यदि लिगेंड उदासीन अणु होता है तो इसका ऋणावेशित सिरा धातु आयन की ओर होता है। जैसा मैंने आपको बताया, यदि दिस इज द न्यूट्रल वन तो बच्चों इसके अंदर क्या होगा, डाइपोल फॉर्मेशन होगा, और यहां पर मेटल की तरफ इस लिगेंड का ऋण सिरा अप्रोच करेगा, राइट। दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ दिस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नाउ इन द सेकंड वन, धातु के कक्षकों और लिगेंड के कक्षकों के मध्य कोई इंटरेक्शन नहीं होता। बच्चों देखिए हम क्या पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी में, ओवरलैपिंग, संकरण हो गया, बट देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल्स। यहां पर कोई इनमें अंतरक्रिया नहीं होती है, एवं इनके मध्य केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, एंड दीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बच्चों BSc पार्ट फर्स्ट में आयनिक बॉन्ड मैंने डाला है, और आयनिक बंध के अंदर फर्स्ट लेक्चर मैंने उसके अंदर मैंने बताया कि स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होते हैं। तो यहां पर हमने क्या माना है, पूर्णतः आयनिक होते हैं। तो बच्चों यहां पर लिगेंड और मेटल के कक्षकों में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, नो ओवरलैपिंग, और यहां पर इनके बीच में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। नाउ थर्ड पॉइंट, देखिए बच्चों यहां पर किसी मुक्त धातु आयन में पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं। हमें पता है कि डी कक्षक 5 तरह के होते हैं, एलिमेंट्री चीज है। एस कक्षक एक प्रकार का होता है, पी कक्षक 3 प्रकार के होते हैं, PX, PY, PZ, राइट। और डी कक्षक 5 तरह के, DXY, DXZ, DYZ, DX2, Y2 एंड DZ2, राइट। यहां पर किसी भी फ्री मेटल में ये 5 कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स। DXY, DXZ, DYZ, DX2, Y2 and DZ2. These 5 orbitals are in equal energy. These are the degenerated orbitals. जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, यानी मेटल को कोई लिगेंड अप्रोच करता है, राइट,
तो यह डीजेनरेसी समाप्त हो जाती है एवं डी कक्षक की ऊर्जाएं भिन्न भिन्न होती हैं। बच्चों 12th क्लास से आप लोग ये पढ़ते आते हो, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का ये कंसेप्ट 12th क्लास से शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा। मैंने सिलेबस देखा है 12th क्लास का, सीबीएसई का और आरबीएसई का, आईसीएसई का, इंडियन काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, सीबीएसई एंड राजस्थान बोर्ड के अंदर भी है। तो ये डी कक्षक सीएफटी क्या बताता है कि यहां पर ये डीजेनरेसी यानी ये कक्षकों की ऊर्जाएं भिन्न भिन्न हो जाती हैं, है ना। यहां पर ये ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। एक होते हैं T2G ऑर्बिटल्स और एक होते हैं EG ऑर्बिटल्स। मैं इनकी बात आपसे बाद में करूंगा कि किस तरह से ये दो प्रकार के कक्षकों में डिवाइड होते हैं। बच्चों एक्चुअली नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको डी कक्षकों का स्ट्रक्चर बना करके इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से ये इक्वल एनर्जी के कक्षक दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। तो बच्चों देखिए, जब लिगेंड्स धातु की ओर अप्रोच करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी में क्या कह रहे थे, इट फॉर्म्स ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एरो के निशान से हम शो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन लिगेंड का मेटल के खाली कक्षकों में चला गया और उप सह संयोजक बंध का निर्माण हो गया। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के समय जब लिगेंड्स मेटल को अप्रोच करता है तो धातु के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स प्रतिकर्षित होते हैं। 5 तरह के डी कक्षक होते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड के इलेक्ट्रॉन से इनमें रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षित होते हैं। यदि लिगेंड मेटल को सभी दिशाओं से सममित रूप से आते हैं, सिमेट्रिकली। देखो बेटा, एक कॉमन स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं कॉम्प्लेक्सेस में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4, राइट। ये दो जो उप सह संयोजक संख्या हैं ये कॉमन है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या हो रहा है, स्क्वायर प्लेनर, इस तरह से लाइक दिस। और ऑक्टाहेड्रल में क्या हो रहा है, 4 तो ये वाले हो गए और एक ऊपर एक नीचे, सो दैट स्ट्रक्चर इज लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर लाइक दिस। यहां पर बीच में मेटल और यहां पर 1 2 3 एंड दिस इज द 4th। ये ऊपर एक 5 और नीचे एक 6 लाइक दिस। सो दिस इज द ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय संरचना, राइट। हम बात कर रहे हैं यहां पर कि यदि लिगेंड्स मेटल को सभी दिशाओं से सममित रूप से आते हैं तब भी डी कक्षकों की ऊर्जा समान रहती है, लेकिन इनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। यहां पर देखिए, जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार जब मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को हम संकुलों में समझाते हैं और ये कहते हैं कि जब मेटल की तरफ ये लिगेंड्स अप्रोच करते हैं सिमेट्रिकली चारों तरफ सभी दिशाओं से, तो इनकी ऊर्जाओं में वृद्धि हो जाती है। बच्चों, अधिकांश संक्रमण धातु संकुलों में 4 या 6 लिगेंड्स धातु को, दीज आर द कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4। मैक्सिमम ट्रांजिशन मेटल्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कंपाउंड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कंपाउंड्स बनाती हैं। बच्चों, यहां पर संरचना 6 की है तो ऑक्टाहेड्रल, और यदि 4 की है तो टेट्राहेड्रल, राइट, चतुष्फलकीय। जैसा मीथेन का स्ट्रक्चर होता है, आप लोग काफी सीनियर क्लास में हैं, बीएससी पार्ट 3rd है ना, तो मीथेन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। तो एग्जैक्टली तो यहां पर 2 तरह का स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए टेट्राहेड्रल होती है। इन दोनों ही अवस्थाओं में लिगेंड्स द्वारा उत्पन्न क्षेत्र सममित नहीं होता, राइट। बच्चों, इनके अंदर जब इन स्ट्रक्चर्स में लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है तो यहां पर सिमेट्रिकल क्षेत्र नहीं होता। तो होता क्या है कि यहां पर अतः सभी डी कक्षक
लिगैंड के क्षेत्र से समान रूप से प्रभावित नहीं होते। बच्चों देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि मेटल के जो डी कक्षक CFT, बेथे एंड बेन ब्लैक क्या बता रहे हैं कि जब कोई लिगैंड किसी मेटल को अप्रोच करता है तो मेटल के डी कक्षक प्रतिकर्षण होता है उनमें, इसको हम ऐसे कह देते हैं इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बोथ, राइट। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो इन स्थितियों में लिगैंड्स सभी कक्षकों को इक्वली अप्रोच नहीं करते, राइट। तो यहां पर सभी डी कक्षक लिगैंड के क्षेत्रों के समान रूप से प्रभावित नहीं होते। मेटल के सभी डी कक्षक समान रूप से इफेक्टेड नहीं होते। इस प्रकार संकुलों में डी कक्षक दो भागों में, एक होता है बच्चों T2G ऑर्बिटल्स एंड दीज आर द EG ऑर्बिटल्स, इन भागों में विभक्त हो जाते हैं। देखो बच्चों ऐसा है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूं कि देखिए क्या हो रहा है यहां पर। DXY, DXZ, DYZ, ये 3 ऑर्बिटल्स। बच्चों मैं नेक्स्ट लेक्चर में डी ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर बताऊंगा और आपको मैं स्पष्ट रूप से इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से यहां पर ये विभाजन होता है डी ऑर्बिटल्स में, राइट। कि DXY, DXZ, DYZ, ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं लोअर एनर्जी के, दीज आर द T2G ऑर्बिटल्स। और जो हायर एनर्जी के होते हैं 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट इज DX2Y2 एंड DZ2, तो ये होते हैं EG ऑर्बिटल्स। बच्चों इसको फर्दर मैं डी ऑर्बिटल्स का डायग्राम बना करके किस तरह से T2G एंड EG ऑर्बिटल्स में डी कक्षकों का विभाजन होता है, और यह विभाजन कब होता है, क्रस्टलफील्ड सिद्धांत के अनुसार जब कोई लिगैंड किसी मेटल को अप्रोच करता है तो लिगैंड मेटल के सभी डी कक्षकों को समान रूप से प्रभावित नहीं करता, राइट। तो बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम इसको स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू।